कल अपन ने मुर्गियों की नस्लों के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे मुर्गी प्रबंधन और मुर्गियों की बीमारियों के बारे में कि मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, उनके क्या लक्षण रहेंगे, है ना। प्रोटोजोआ से फैलती है, वायरस से फैलती है, जीवाणु से फैलती है, और फिर उन मुर्गियों में उन रोगों का रोग उपचार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं आज मुर्गी प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मुर्गियों के आहार के खर्चे की। तो 60 से 70% आहार पर खर्चा आता है, बाकी का अन्य पर खर्च होता है। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है पशुपालन में या मुर्गी पालन में, वो आहार खर्चा होता है 60 से 70%। उसके बाद में अपन बात करें कि मुर्गी के आहार में प्रोटीन, तो मुर्गी के आहार में प्रोटीन 10 से 20% पाई जाती है, लेकिन मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसमें 11.8% प्रोटीन पाई जाती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मुर्गियों के आहार में प्रोटीन 10 से 20% है, जबकि मुर्गियों के जो अंडे की जो प्रोटीन है, मुर्गी के अंडे की जो प्रोटीन है उसमें 11.8% प्रोटीन पाई जाती है। फिर अपन बात करें मुर्गी के अंडे का कवच। मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो हिस्सा होगा वो 94% होगा, यानी कि 94% हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसके बाद में अपन बात करें अंडे पर रंध्रों की संख्या, यानी कि मुर्गी के अंडे पर कितने छिद्र पाए जाते हैं, तो 600 से 800 छिद्र पाए जाते हैं। मुर्गी के अंडे का औसत वजन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे का औसत वजन क्या होगा। तो देखिए, मुर्गी के अंडे का जो औसत वजन होता है वो 58 ग्राम या 57.5 ग्राम होता है, जिसमें 34 ग्राम तो क्या होगा, श्वेतक होगा। इसमें 34 ग्राम श्वेतक होगा, 18 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में बात करें नर और मादा अनुपात की, तो 1:10 रखते हैं, यानी कि 10 फीमेल मुर्गियों में एक नर मुर्गी की आवश्यकता होगी प्रजनन के लिए। तो नर और मादा का अनुपात 1:10 है। अंडे का औसत भार आपको 57.5 ग्राम या 58 ग्राम याद रखना है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की अपन बात करें तो 11.8% पाई जाती है, जबकि आहार में 10 से 20% प्रोटीन पाई जाती है। और मुर्गियों का आहार जो खर्चा है वो 60 से 70% है। इसके बाद में हमें एक अंडे से 60 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें एक अंडे से, यानी कि एक अंडे का अपन सेवन करेंगे तो 60 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद में बात करें जो अंडे की जो जर्दी है, जो पीतक है, वो पीला क्यों होता है, यानी उसमें पीलापन का कारण क्या है। तो अंडे की जर्दी या पीतक का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल वर्ण के कारण अंडे की जर्दी का पीला रंग होता है। इसके बाद में अंडे की उष्मायन काल, यानी कि उद्भवन अवधि की हमने पहले पढ़ा था कि जो गर्भकाल अवधि थी वो 21 दिन की होती है। इसके बाद में मुर्गी के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। अंडे का औसत जीवन काल 12 से 14 दिन का होता है। देखिए, अंडे देने वाली मुर्गी के राशन में कच्ची प्रोटीन, जो अंडे देने वाली मुर्गियों को खिलाया जाने वाला जो राशन है उसमें कच्ची प्रोटीन 14% पाई जाती है। अंडे देने वाली मुर्गियों को अपन क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। तो लेयर्स को जो राशन दिया जाता है उनमें 14% कच्ची प्रोटीन पाई जाती है। एक अंडे में कच्ची प्रोटीन का जो प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में हिस्सा की बात करें कि एक अंडे में कच्ची प्रोटीन कितनी होगी, तो एक अंडे में कच्ची प्रोटीन का जो हिस्सा होता है वो 6.5% होता है। मुर्गी पालने के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है। मांस में जो प्रोटीन पाई जाती है वो मायोसिन प्रोटीन होती है। देखिए, मायोसिन प्रोटीन है, और मुर्गी का जो मांस है वो सफेद मांस के नाम से जानते हैं। वैसे मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, ठीक है। और मुर्गी के शरीर के तापमान की अपन बात करें तो मुर्गी के शरीर का जो तापमान है वो 106 से 107 डिग्री फारेनहाइट होता है। 106 से लेकर के 107 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 106 डिग्री फारेनहाइट पूछा गया था आपके जेट 2016 वाले पेपर में, और 107 जिसमें आंसर था वो 2017 वाले पेपर में पूछा गया था। तो ये तो डिग्री फारेनहाइट में है। अगर डिग्री सेल्सियस की अपन बात करें तो 41.7 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो यानी कि अपन बात करें 41 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मुर्गी जो प्राकृतिक विधि से अंडे सेने का काम करेगी वो अपने शरीर के तापमान से ही अंडों में चूजे बनाने का काम करती है, जबकि अपन इनक्यूबेटर के द्वारा अंडे सेने का कार्य करेंगे, इनक्यूबेटर के द्वारा, यानी कि कृत्रिम विधियों द्वारा। तो इनक्यूबेटर में जो हम तापमान रखेंगे वो 100 से 103 डिग्री फारेनहाइट रखते हैं, जबकि मुर्गी के शरीर का तापमान 106 से 107 डिग्री फारेनहाइट या 41 से 42 डिग्री सेल्सियस से होता है।
अगला जो पॉइंट है, केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म मुंबई महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया था। फिर बात करें कि हमारे पास में जो मुर्गियों के अंडे हैं उनका संग्रहण सर्दियों में कितने दिनों के लिए हो सकता है और गर्मियों में कितने दिनों के लिए किया जा सकता है। तो देखिए, सर्दियों में मुर्गी के अंडों को 7 दिन तक, 1 सप्ताह के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि भंडारित करके रख सकते हैं, जबकि गर्मियों में जल्दी खराब हो जाएंगे, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इनको भंडारित किया जा सकता है। अब बात करें मुर्गी के अंडे का संगठन की कंपोजिशन की अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले जर्दी 32% होती है, जो झिल्ली होती है वो 11% होती है, और मुर्गी के अंडे में पानी 66.5% होता है, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अपन बात कर रहे हैं अंडे सेने की विधियों की बात कर रहे हैं। अंडे सेने की विधियों की बात करें तो मुर्गियों के अंडे को सेने का जो कार्य है वो 2 प्रकार की विधियों से किया जाता है। 2 विधियों से किया जाता है। जो पहली विधि होगी वो कौन सी होगी? प्राकृतिक विधि होगी। पहली कौन सी विधि है? प्राकृतिक विधि है। देखिए, प्राकृतिक विधि में मैंने कल भी बताया था कि प्राकृतिक विधि में जो अंडे सेने का जो कार्य करेगी उस मुर्गी का नाम क्या है? कुड़क मुर्गी। उस मुर्गी का क्या नाम है? कुड़क या देसी मुर्गी, जिसे हम ब्रूडी हैन भी कह सकते हैं। देसी मुर्गी को हम काम में लेते हैं। और देसी मुर्गियों की अपन ने बात की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, ये जो देसी नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो अंडे सेने का काम करती है। तो ये अपने शरीर के तापमान से, यानी कि इनके शरीर का तापमान कितना था? 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से मुर्गी अंडों में चूजे बनाने का काम करेगी, जो भ्रूण विकास करने का काम करेगी। तो एक जो मुर्गी है, एक कुड़क मुर्गी अधिकतम 8 से 10 अंडों को सेने का कार्य कर सकती है। 8 से 10 अंडे अपने शरीर के तापमान से सह सकती है, यानी कि उनमें भ्रूण का विकास कर सकती है। जबकि जो हमारी जो दूसरी विधि है, कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि में हम इनक्यूबेटर मशीन को काम में लेंगे। हम बात करेंगे कृत्रिम विधियों में अंडे सेने का जो कार्य किया जाएगा उसमें इनक्यूबेटर का प्रयोग करेंगे, इनक्यूबेटर मशीन का प्रयोग करेंगे। इनक्यूबेटर मशीन के द्वारा अंडे सेने का कार्य किया जाएगा। तो देखिए, कृत्रिम है तो इसमें कृत्रिम तापमान, आर्द्रता, ऑक्सीजन और CO2 की बात करेंगे। इस विधि में 1000 से अधिक अंडों को एक बार में सेया जा सकता है, यानी कि 1000 से अधिक, यानी कि 3000, 2000, जो भी हैं, जितने अंडे सेने का हम कार्य कर सकते हैं। अपन बात करें इसमें तापमान की, तो तापमान की बात में अभी कही थी, तापमान कितना रखेंगे? 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। आर्द्रता की अपन बात करेंगे, इनमें ह्यूमिडिटी कितनी रखेंगे? तो आर्द्रता रखेंगे, ध्यान रखना, 65 से 70%। 65 से 70% ही आर्द्रता रखते हैं कृत्रिम विधियों से अंडे सेते समय। अगर ये आर्द्रता ज्यादा हो गई तो अधिक आर्द्रता से अंडों से चूजों में फैलने वाला रोग कौन सा है? ल्यूकोसिस है। और अधिक आर्द्रता से पक्षियों में कोक्सीडियोसिस रोग हो जाता है, जिसे हम खूनी पेचिश कहते हैं। तो अधिक आर्द्रता से कोक्सीडियोसिस होता है, और अंडों से चूजों में फैलने वाला जो बीमारी है वो ल्यूकोसिस है। तो आर्द्रता 65 से 70 ही रखनी है इनक्यूबेटर मशीन में। ऑक्सीजन की अपन बात करें कि ऑक्सीजन कितनी रखेंगे? तो 21% ऑक्सीजन रखते हैं। CO2 की अपन बात करें तो CO2 0.5% रखते हैं। तो ये कंपोजिशन है कृत्रिम विधि में अंडे सेने का। कि तापमान कितना रखेंगे? 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, आर्द्रता 65 से 70%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.5% रखते हैं। तापमान का थोड़ा ध्यान रखना है। प्राकृतिक विधि में जो मुर्गी के शरीर का तापमान है वो 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और ये प्राकृतिक विधि में एक मुर्गी 8 से 10 अंडे सेने का कार्य कर सकती है। जबकि हम कृत्रिम विधियों के द्वारा, इनक्यूबेटर के द्वारा 1000 से अधिक अंडों को सेने का कार्य कर सकते हैं। तो पहली है प्राकृतिक विधि। तो इस प्राकृतिक विधि में अंडे सेने का कार्य कौन करेगा? देसी मुर्गी या कुड़क मुर्गी, जिसे हम कहेंगे, अंग्रेजी में इसको ब्रूडी हेन कहते हैं। और ये कितने अंडे सेने का कार्य करती है? 8 से 10 अंडे अपने शरीर के तापमान से सेने का कार्य करती है। दूसरी है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में किसकी आवश्यकता होगी? इनक्यूबेटर मशीन की आवश्यकता होगी। और इस विधि में 1000 से अधिक अंडों को एक साथ सेया जा सकता है। इनक्यूबेटर में तापमान की भी बात की थी, तो 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे।
आर्द्रता 65 से 70%, ऑक्सीजन 21% है और CO2 का कंसंट्रेशन कितना रखेंगे 0.5% रखते हैं। तो आपको ये संगठन आपको याद रखना है कि इंक्यूबेटर में तापमान 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, आर्द्रता 65 से 70%, ऑक्सीजन 21% है और CO2 0.5%। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अंडे सेने का जो सर्वोत्तम समय है वो शीत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च है। ये थोड़ा सा टाइम का भी आपको ध्यान रखना है कि मुर्गियों का अंडे सेने का जो सर्वोत्तम समय कौन सा होगा, शीत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च में अंडे सेने का उपयुक्त समय रहता है। इस समय इन्फेक्शन का भी डर बहुत कम रहता है। फिर ये जो मुर्गियों का जो बिछावन है, जो मुर्गी फार्म में जो बिछावन बिछाते हैं ना मुर्गियों के नीचे पोल्ट्री फार्म में, तो वो बिछावन लीटर कहलाता है। जो लकड़ी का जो बुरादा है या फिर घास फूस जो भी अपन बिछाते हैं वो लीटर कहलाता है बिछावन, ठीक है। इसके बाद में हमने अंडे सेने का कार्य हम इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि इंक्यूबेटर में रखने के बाद में कि इन अंडों से चूजे या फिर भ्रूण का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो अंडे कहीं टूटे फूटे तो नहीं है, या फिर रक्त के धब्बे तो नहीं लगे हुए, या फिर इनमें भ्रूण डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। इसकी जांच के लिए हमें कैंडलर लेंस की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा ध्यान देना, कैंडलर लेंस काम में लेते हैं अंडों की गुणवत्ता की जांच के लिए, यानी कि भ्रूण का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर अंडे अगर खराब है, टूटे फूटे हैं या उनमें भ्रूण का विकास नहीं हो रहा है, तो उनकी जांच हम किससे करते हैं, कैंडलर लेंस की सहायता से करते हैं। अब देखिए कैंडलर लेंस की सहायता से करते हैं तो इसमें जो प्रथम जांच होगी, पहली जांच करते हैं प्रथम सप्ताह यानी कि 5वें से लेकर के 7वें दिन, यानी कि प्रथम सप्ताह करते हैं। दूसरी जो जांच करते हैं वो 14वें से लेकर के 15वें दिन करते हैं, यानी कि द्वितीय सप्ताह में करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान है, प्रथम जांच प्रथम सप्ताह में करते हैं अंडों की, और दूसरी जांच दूसरे सप्ताह में करते हैं। और किसकी सहायता से करेंगे, कैंडलर लेंस की सहायता से करते हैं। तो प्रथम जांच 5वें से 7वें दिन, द्वितीय जांच होगी 14वें और 15वें दिन यानी कि द्वितीय सप्ताह में। फिर इंक्यूबेटर में अंडों को हम 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। और ध्यान रखना जो बड़ा वाला जो मुंह है, चौड़ा वाला, वो ऊपर की तरफ रखना है, क्योंकि चूजा उसी को तोड़ करके बाहर निकलता है। यदि हमने सकड़ा जो मुंह है वो ऊपर रख दिया तो चूजा उसी में फंस जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर चूजों को अंडों से बाहर निकलने के 36 से 72 घंटे तक किसी भी प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जर्दी ही उसमें आहार का पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब अपन बात करते हैं पशुओं तथा पक्षियों की बीमारियों की बात करते हैं। पशुओं तथा पक्षियों की बीमारियों की बात करेंगे, लेकिन अपन आज तो केवल और केवल मुर्गियों की बीमारियां ही पढ़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड ऐसे किया गया है कि कौन सी बीमारियां जीवाणुओं से फैलने वाली है, कौन सी बीमारियां वायरस से फैलने वाली है, कौन सी प्रोटोजोआ से फैलती है, कौन सी मेटाबॉलिक है, कौन और फिर अन्य है ना, कोई आहार से फैलती है तो अन्य बीमारियों में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवाणु जनित बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग। जीवाणु से फैलने वाले रोगों में मेस्टाइटिस बोले तो इसको बोलते हैं अपन हिंदी में, देखिए मेस्टाइटिस, थन की सूजन को मेस्टाइटिस कहते हैं। ये भी सुपरवाइजरी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2 बार क्वेश्चन थे इसके। तो मेस्टाइटिस को अपन हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं थनैला। ये थनैला है और एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिससे पशु का अयन है वो पूरा खराब हो जाता है, यानी कि पशु को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है इस बीमारी में। तो मेस्टाइटिस को हिंदी में थनैला बोलते हैं। एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स को अन्य नामों की बात करें तो स्प्लेनिक जवर के नाम से जानते हैं, फलीहा जवर के नाम से जानते हैं, विषारी के नाम से जानते हैं, बावला कहते हैं, वूल सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। यानी कि वूल सॉर्टर्स डिजीज की मैं बात करूं तो वूल सॉर्टर्स डिजीज, जो व्यक्ति ऊन की मंडियों में ऊन को साफ सफाई का काम करते हैं, ऊन का विश्लेषण करते हैं, वहां पर ये बीमारी लग जाती है। यानी कि जो बीमारियां पशुओं से मनुष्य में लगती है वो जियोटिक्स कहलाती है। तो ये एक प्रकार की जियोटिक्स प्रकार की बीमारी है और इसमें पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। फिर है निमोनिया है, गलघोटू है, लंगड़ी बुखार है, फिड़किया है, ठीक है। फिर है वायरस यानी कि विषाणु से फैलने वाली बीमारियां। वायरस जनित बीमारी की अपन बात करें तो मेरेक्स है, जो तो अपने हमारे सिलेबस में नहीं है। रानीखेत पक्षियों में सर्वाधिक फैलने वाली बीमारियों में से रानीखेत, इसका कोई उपचार भी नहीं। इसमें तो क्या है कि बचावी उपचार है, मुर्गी फार्म को जो मुख्य राजमार्ग उससे काफी दूर स्थापित करना चाहिए। एक वायरस से फैलने वाली बीमारी यानी कि पैरामिक्सटाइप वायरस से और टार्टोफ्यूरेंस
टार्टरीफिनेंस नामक वायरस से फैलती है। ब्लू टंग है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। खुरपका मुंह पका को हम शॉर्ट में बात करें तो FMD के नाम से जानते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है ना। पहले पशु के खुरों में फैलती है। जब पशु चरते हैं तो अपने खुरों में मुंह लगाते हैं तो ये मुंह में लग जाते हैं, इसलिए खुरपका मुंह पका के नाम से जानते हैं कि पहले खुरों में फैलती है। इसका क्वेश्चन लगातार कंपटीशन में पूछा जा रहा है, हर साल लगातार आ रहा है ना। पिछले 4-5 साल के जेट के पेपर में भी लगातार आ रहा है। तो इसको FMD के नाम से जानते हैं, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से जानते हैं। स्वाइन फ्लू है, पशु प्लेग, यानी पशु प्लेग को हम दूसरा नाम दिया है कैटल प्लेग। इसको माता के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे अन्य नाम है, जैसे बसंतु है, शीतल है ना, पीचीनाव है, मालमारी है, बहुत सारे इसके नाम हैं। अपन इनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखिए, इनको याद रखने का एक तरीका भी मैंने बताया था आपको कि जैसे आपको जीवाणु जनित बीमारियों को याद रखने का जो एक ट्रिक थी, उस थोड़ा सा तरीका का थोड़ा सा ध्यान रखना। जो ट्रिक है याद रखने की, ज्यादातर आपके जेट में या ICR में ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। कभी कभी इनके रोग कारक भी पूछ लेते हैं, रोग कारक की बात अपन आगे कर लेंगे। तो आज तो अपन मुर्गियों की बीमारियां पढ़ रहे हैं, तो अपन सबसे पहले बात करें जीवाणु जनित की। तो जीवाणु जनित रोगों को याद रखने का जो तरीका है, जीवाणु जनित रोगों को याद रखने का जो तरीका था वो हमने लिखा था कि मंगल को फिड़किया हो गया। ये हमारा जो तरीका था याद करने का कि मंगल को फिड़किया हो गया है। तो देखिए, M का क्या हो जाएगा, मेस्टाइटिस। M का क्या हो जाएगा, मेस्टाइटिस, यानी कि मेस्टाइटिस बोले तो इसको हिंदी में थनेला, गारगेट के नाम से जानते हैं, चिलो पाउडर के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये हो गया कौन सा, थनेला हो गया है। इसका क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। N का निमोनिया हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा, निमोनिया। और G का क्या हो जाएगा, गलगोटू हो जाएगा, गलगोटू। ठीक है, इस A का कुछ भी नहीं रहेगा, इसका हम वापस एंथ्रेक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस L का क्या हो जाएगा, लंगड़ी बुखार, लंगड़ी बुखार यानी कि ब्लैक वाटर, लंगड़ी बुखार। और इस फिड़किया का फिड़किया ही रह जाएगा, फिड़किया का क्या रह जाएगा, फिड़किया ही रह जाएगा। तो ये तो थी अपनी जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग। तो तरीका काफी अच्छा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, याद रखना है कि आपसे जनरली जेट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, निम्न में से वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग कौन सा है, या फिर नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो थे अपने जीवाणु जनित रोग। इसके बाद में अपन बात करेंगे वायरस जनित रोग, यानी कि विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोगों को याद रखने का जो हमने तरीका लिखाया था, जो हमारा तरीका होगा वो कौन सा होगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड SP है। इसमें अपन को क्या रखना है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड SP है। तो देखिए, इसका M का क्या हो जाएगा, मेरेक्स, मेरेक्स हो जाएगा। इसमें हो जाएगा रानीखेत, इसका ब्लू टंग हो जाएगा, इसका ब्लू टंग हो जाएगा, इसका FMD हो जाएगा यानी कि खुरपका मुंह पका हो जाएगा, इसका स्वाइन फ्लू हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। और इसका क्या हो जाएगा, पशु प्लेग, इसका क्या हो जाएगा, पशु प्लेग। थोड़ा सा ये ध्यान देना है, इसका पशु प्लेग हो जाएगा। तो ये थी अपनी जीवाणु जनित और वायरस जनित बीमारियां।
अब अपन आगे बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित बीमारियां। तो प्रोटोजोआ जनित ऊंट में फैलने वाला सबसे भयंकर रोग है सर्रा, जिसको तीव्रता के नाम से गलाया गलतिया के नाम से जानते हैं। फिर है कोक्सीडियोसिस, फिर है चीचड़ी जवर यानी कि टिक फीवर है। इसके बाद में उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिक है ना, मेटाबॉलिक यानी कि चयापचयी या उपापचयी बीमारी, जो भी सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए मिल्क फीवर यानी कि दुग्ध जबर, अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं में ये फैलता है, गाय भैंस में अधिकतम ये बीमारी फैलती है और ये ज्यादातर दुधारू पशुओं में फैलेगी। और उनके आहार में कैल्शियम की कमी या शरीर में कैल्शियम का स्तर 7.2 हो जाता है, 7.2 mg प्रति 100 ग्राम हो जाता है, तब पशुओं में मिल्क फीवर की समस्या आती है। फिर है आहार जनित, आहार जनित को अंग्रेजी में टिम्पेनाइटिस कहते हैं, यानी कि ये अधिक हरा चारा खाने से फैलता है, पशुओं में आफरा आ जाता है जिससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो अपन आज सबसे पहले बात करेंगे मुर्गियों की बीमारियों की। मुर्गियों की बीमारियों में सबसे पहले सबसे भयंकर बीमारी है रानीखेत बीमारी। ज्यादातर मुर्गियों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानीखेत का संबंध किससे है, तो हमारा आंसर मुर्गियां हो जाएगी। सर्वाधिक बीमारी किसमें फैलती है, हमने पहले ही पढ़ लिया है मुर्गियों में। तो ये किससे फैलता है, ये वायरस से फैलती है, अपने थोड़ी देर पहले ही बात की थी ना। ये वायरस से फैलने वाली बीमारी, इसका दूसरा नाम न्यूकैसल डिजीज है। इसको दूसरा नाम क्या नाम दिया गया है, न्यूकैसल डिजीज। तो देखिए उस वायरस का नाम क्या है, टार्टर फ्यूरेंस, टार्टर फ्यूरेंस या पैरामिक्सो टाइप वायरस। पैरामिक्सो टाइप के वायरस से ये बीमारी फैलती है ना। इस बीमारी में पक्षियों में जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों ही डगमगा जाते हैं। पशु इधर उधर चक्कर काटने लग जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, श्वास लेने में दिक्कत आती है। इसके बाद में इस बीमारी से प्रभावित पक्षियों में सीटी की आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है। तो देखिए रोग कारक की अपन बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है कि टार्टर फ्यूरेंस नामक वायरस से बीमारी फैलती है। दूसरा जो है वो पैरामिक्सो टाइप 1 के वायरस से भी वे बीमारी फैलती है। इसके बारे में अपन बात करें, इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करें, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो देखिए सभी उम्र के पक्षियों में फैलती है, यानी कि किसी भी उम्र की पक्षी हो उनमें सभी में फैलती है। लेकिन ये बीमारी चूजों को ज्यादा प्रभावित करती है, लेकिन ये बीमारी जो चूजे हैं उन्हें ज्यादा प्रभावित करती, सभी उम्र के पक्षियों में फैलेगी लेकिन सबसे ज्यादा चूजों को प्रभावित करती है। थोड़ा सा ध्यान देना, जो कम उम्र के पक्षी है उनको ज्यादा प्रभावित करती है। श्वास नली और तंत्रिका तंत्र दोनों ही डगमगा जाते हैं, यानी कि श्वास लेने में दिक्कत आती है, तो सीटी की आवाज से आने लग जाती है। पैर व पंखों में लकवा मार जाता है, यानी कि पैरालाइसिस हो जाता है। फिर बाद में पक्षी क्या है कि लुढ़क जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं। तो ये बीमारी सबसे ज्यादा कब फैलती है, वर्षा ऋतु में फैलती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारी किस समय ज्यादा फैलती है, कोई गर्मियों में ज्यादा फैलेगी है ना, कोई मई जून में ज्यादा फैलती है। तो ये बीमारी वर्षा ऋतु में, और वैसे अपन बात करें ज्यादातर बीमारियां मई जून में फैलती हैं। तो मई जून में फैलती है तो उनको उन बीमारियों से बचने के लिए पशुओं में हम टीकाकरण करते हैं। तो वो मई जून के महीने में या मई जून से पहले इनमें टीकाकरण करवा लिया जाता है। पक्षी घर के कोने में छिप जाते हैं, ठीक है। प्रभावित पक्षियों में सीटी की आवाज आती है क्योंकि श्वास नली का में दिक्कत हो जाती है। इसके बाद में पाचन तंत्र में रक्तस्राव का होना। अब बात करें उपचार और बचाव की, ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी इसमें F1 स्ट्रेन और R2B स्ट्रेन का टीका लगाते हैं। वैसे इसका बचाव ही उपचार है। तो देखिए पहला जो उपचार है वो कौन सा है, बचाव ही उपचार है, यानी कि हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी है। पोल्ट्री फार्म को साफ सुथरा रखना है, उसमें नमी नहीं करनी है, साफ सुथरा रखना है। फिर पोल्ट्री फार्म को जो मेन जो मुख्य राजमार्ग है, उस मुख्य राजमार्ग से जो मुख्य जो सड़क है उससे काफी दूर स्थापित करना चाहिए, उसके पास में स्थापित नहीं करना चाहिए। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन 100 ग्राम का प्रयोग करें, यानी कि पक्षियों को पानी में मिलाकर के टेट्रासाइक्लिन देवे। फिर F1 स्ट्रेन का टीका लगाएं। F1 स्ट्रेन का टीका पक्षियों में प्रथम दिन लगाते हैं, जबकि R2B स्ट्रेन का जो टीका है
R2B स्ट्रेन का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगाते हैं। तो आपको टीकाकरण का ध्यान रखना है कि F1 स्ट्रेन का टीका कब लगाया जाता है और R2B स्ट्रेन का टीका कब लगाया जाता है। तो F1 स्ट्रेन का टीका प्रथम दिन लगाया जाएगा, जबकि R2B स्ट्रेन का जो टीका लगेगा वो 8 सप्ताह की उम्र में लगता है कि जब पक्षियों की उम्र 8 सप्ताह की हो जाए। दूसरी बीमारी है अपनी चेचक। चेचक को अपन फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको फाउल पॉक्स कहते हैं। इसके रोग कारक की अपन बात करें तो ये भी वायरस से ही फैलती है। तो देखिए वोरेलिएटा एबियम नामक वायरस मुर्गियों में इस बीमारी को फैलाता है, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के वायरस अलग अलग पक्षियों में इस बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। तो बोरेलिएटा एबियम नामक वायरस मुर्गियों में इस बीमारी को फैलाता है। दूसरा है बोरेलिएटा मेलिग्रेडिस वायरस, ये टर्की नामक पक्षी में इस बीमारी को फैलाता है। और बोरेलिएटा कोलुम्बी नामक वायरस कबूतर में इस बीमारी को जन्म देता है। तो थोड़ा सा आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके तीनों वायरसों के आपको नाम याद रखने हैं। बोरेलिएटा एबियम नामक वायरस मुर्गियों में इस बीमारी को जन्म देता है, जबकि मेलिग्रेडिस नामक वायरस टर्की नामक पक्षी में और कोलुम्बी नामक वायरस कबूतर में इस बीमारी को जन्म देता है। मुर्गियों में सर्वाधिक फैलती है, ये भी सभी पक्षियों में फैलेगी, लेकिन जिन पक्षियों की उम्र 8 से 12 सप्ताह की है उनमें अधिक फैलती है। जबकि मैंने रानीखेत पढ़ी है, वो चूजों में सर्वाधिक फैलती थी, है ना, वो चूजों में सर्वाधिक फैलती थी, लेकिन यहाँ पर 8 से 12 सप्ताह की उम्र के जो पक्षी है उनमें ये बीमारी ज्यादा फैलती है, चेचक। इसके बाद में शरीर के सभी अंगों पर छाले, यानी पीले रंग के छाले या फफोले पड़ जाते हैं, यानी कि उनमें पानी भर जाता है और सूखने के बाद में उनमें खरोंट आ जाता है। तो देखिए ये बीमारी ऐसी बीमारी है क्योंकि इसमें हम पिजियन पॉक्स का जब टीका लगाएंगे तो वो पक्षियों में आजीवन सुरक्षा करता है। एक क्वेश्चन तो अपना यही बनता है कि पक्षियों या मुर्गियों की वह कौन सी बीमारी है जो एक बार होने के बाद में दोबारा से कभी नहीं होती, यानी कि जीवन में कभी नहीं होने वाली बीमारी कौन सी है, चेचक है। इसमें पिक्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट के घोल का भी प्रयोग करते हैं, जो वो पक्षी के जो छाले हैं, जो फफोले हैं, उन पर सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक अम्ल का घोल भी लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन का तो आपको ये ध्यान रखना है कि पक्षियों की वह कौन सी बीमारी है जो जीवन में एक बार होने के बाद में दोबारा से नहीं होती, तो वो है चेचक, क्योंकि इसमें पिजियन पॉक्स का जो टीका लगेगा वो आजीवन सुरक्षा करेगा। तो श्वास नली और सिर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ये 3 प्रकार की होती है, चेचक 3 प्रकार से होती है। तो पहली है त्वचीय चेचक। त्वचीय चेचक को नाम दिया गया है खूनी चेचक। खूनी चेचक ये कलंगी, गलचर्म और चेहरे पर फैलती है, यानी कि ये किसको इसको प्रभावित करेगी, पक्षियों के केवल कलंगी यानी कि सिर के ऊपर वाला भाग हमने पढ़ा था ना कि किसी में आयताकार थी, किसी में मटर के दाने के समान थी, किसी में 6 नोक की थी, है ना, किसी में एक और झुकी हुई थी, जैसे व्हाइट लेग और में एक और झुकी हुई कलंगी थी। तो ऐसे ही कलंगी को प्रभावित करेगी, गलचर्म को प्रभावित करेगी और चेहरे को प्रभावित करेगी। दूसरी है आर्द्र चेचक। आर्द्र चेचक का दूसरा नाम क्या है, डिप्थीरिया। ये मुंह और ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करती है, ध्यान रखना, मुंह और ग्रास नली की म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करती है। तीसरा प्रकार का जो चेचक आता है वो कौन सा आता है, अपना कोराइजा। और कोराइजा केवल और केवल नासिका को प्रभावित करता है। उपचार की बात करें, इसके निदान की, ट्रीटमेंट की, देखिए जो पक्षी के जो घाव है, जो फफोले हैं, जो छाले हुए थे, उन पर हमें सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक अम्ल का घोल बना करके लगाना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सी बीमारी जिसमें सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक अम्ल का घोल का प्रयोग करते हैं, तो चेचक में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, चेचक को अपने जैसे अपने देशी भाषा में बात करें तो माता निकलना बोलते हैं ना, तो माता है ये। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक अम्ल के घोल का प्रयोग करें और सिर पर लगाएं। चूजों में फाउल पॉक्स का टीका लगाएं 1 महीने की उम्र में। जब चूजे 1 महीने के हो जाए तब सबसे पहले उनमें फाउल पॉक्स का टीका लगा देना चाहिए। हमने अभी रानीखेत पढ़ी थी, रानीखेत में F1 स्ट्रेन का टीका प्रथम दिन लग रहा था, जबकि R2B स्ट्रेन का जो टीका है वो 8 सप्ताह की उम्र में लग रहा था। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर फाउल पॉक्स जो बीमारी है उसमें फाउल पॉक्स का ही टीका लग रहा है, और वो कब लग रहा है, जब चूजे 1 महीने के हो गए हैं। दूसरा लगेगा पिजियन पॉक्स का टीका। तो पिजियन पॉक्स का टीका 6 से 8 सप्ताह की उम्र में लगाते हैं, ध्यान रखना, 6 से 8 सप्ताह की उम्र में पिजियन पॉक्स का टीका लगाएं। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि पिजियन पॉक्स का टीका क्या करेगा, पक्षियों में आजीवन सुरक्षा करेगा। कार्बोलिक वैक्सीन को सिर पर लगाएं। अपनी तीसरी बीमारी है खूनी पेचिश, यानी कि खूनी दस्त कह सकते हैं, जिसका दूसरा नाम है कोक्सीडियोसिस। खूनी पेचिश, खूनी दस्त या कोक्सीडियोसिस
रोग कारक की बात करें तो ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से फैलती है, यानी कि ये जो बीमारी है वो कौन सी किससे फैलने वाली है, प्रोटोजोआ से फैलती है। और प्रोटोजोआ अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ है। तो पहला जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, इमेरिया टेनिला नामक प्रोटोजोआ है। दूसरा है इमेरिया नेक्राटिक्स है। तीसरा इमेरिया एसरबुलिना है। तो इमेरिया एसरबुलिना जो प्रोटोजोआ है वो सबसे हानिकारक है, यानी कि सबसे भयंकर बीमारी, सबसे अधिक बीमारी को फैलाने का काम करता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से फैलने वाला बीमारी है। और उस प्रोटोजोआ के 3 प्रकार के प्रोटोजोआ, इनमें सबसे जो भयंकर, सबसे हानिकारक जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, एसरबुलिना है। इसके बाद में लक्षणों की अपन बात करें तो 3 से 12 सप्ताह की उम्र के पक्षियों में सर्वाधिक फैलती है। देखिए रानीखेत चूजों को ज्यादा प्रभावित कर रही थी। फिर आया अपना फाउल पॉक्स, वो 8 से 12 सप्ताह के चूजों को ज्यादा प्रभावित कर रही थी, पक्षियों को ज्यादा प्रभावित कर रही थी। ये 3 से 12 सप्ताह की उम्र के पक्षियों को ज्यादा प्रभावित करती है। तो आपको थोड़ा सा उम्र का ध्यान रखना है। इसके बाद में पक्षी पलक झपकने लग जाते हैं, यानी इस बीमारी से जो प्रभावित पक्षी है वो पलक झपकने लग जाते हैं, पक्षियों को चक्कर आने लगते हैं। और पक्षी जो हमारा जो पोल्ट्री फार्म होता है, जो पोल्ट्री हाउस है, उसमें चक्कर काटने लग जाते हैं। फिर क्या होगा, पक्षी लुढ़क जाते हैं और मर भी जाते हैं। देखिए ये बीमारी पक्षियों में अधिक आर्द्रता से फैलती है। इसलिए हमारा जो पोल्ट्री फार्म है उसकी बिछावन को हमेशा नम नहीं होना चाहिए। वो जो बिछावन है, जो लीटर कहलाती है, वो बिछावन बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर बिछावन नम हो जाता है तो उसको हमें बदल देना चाहिए और बदलते रहना चाहिए। उपचार की बात करें, कोक्सीडियोस्टेट या सल्फामेजाथिन 0.05% देवें। पक्षियों को जो इस बीमारी से प्रभावित है, खूनी दस्त से, उन्हें कोक्सीडियोस्टेट या सल्फामेजाथिन 0.05% देवें। ल्यूकोसिस की अपन बात करें तो ये अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी है ल्यूकोसिस। जबकि अधिक आर्द्रता से जो फैलने वाली बीमारी है वो कौन सी है, कोक्सीडियोसिस, यानी कि खूनी पेचिस है। तो ये थी हमारे पक्षियों की बीमारियां। मुर्गियों से संबंधित, पक्षियों से संबंधित बीमारियां थी। अपन कल पढ़ेंगे पशुओं की बीमारियां। तो पशुओं में अपन अलग अलग प्रकार की बीमारियां पढ़ेंगे, जीवाणु जनित भी पढ़ेंगे, वायरस जनित भी पढ़ेंगे, आहार जनित भी पढ़ेंगे, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज भी पढ़ेंगे, अन्य डिजीज भी पढ़ेंगे। ठीक है।